नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ और मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स ज्योग्राफी के छात्रों के साथ। हम अपने पहले वीडियो में चर्चा कर रहे थे ह्यूमन रेसेस पर। हमने ह्यूमन रेसेस प्रजाति के बारे में विस्तार से बात की और पूरे संसार में इनके वर्गीकरण के विभिन्न आधार जो मान्य हैं उन पर चर्चा की। आइए मुख्य प्रजातियों पर बात करें। प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। प्रजातियों का पृथक अस्तित्व अंतर्यौन संबंध, भौगोलिक पृथकता आदि बातों पर निर्भर करता है। शारीरिक लक्षणों के विकास पर वातावरण, भोजन आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि प्रजाति एक ही वातावरण अथवा अंतर्यौन संबंध में रहे तो उसका वर्गीकरण सुगमता से किया जा सकता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता है। मानव प्रजातियों में मिश्रण इस सीमा तक हो गया है कि उनका शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करना एक जटिल कार्य बन गया है। वर्तमान काल में तो प्रजातियां एक दूसरे से इतनी घुल मिल गई हैं कि एक को दूसरे से अलग करना कठिन हो गया है। फिर भी मानवशास्त्रियों ने प्रजातियों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए हैं। ये वर्गीकरण मुख्यतः वंशानुक्रमण के शारीरिक लक्षणों के गुणों पर आधारित है। भिन्न भिन्न मानवशास्त्रियों ने अपने वर्गीकरण में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों, सामान्य पूर्वज, दैहिक विशेषताओं, भौगोलिक स्थिति और आकृति आदि को महत्व दिया है। इसमें जो प्रमुख वर्गीकरण प्रस्तुत चर्चा में अब हम सम्मिलित कर रहे हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि मूलतः पृथ्वी के धरातल पर 3 प्रजातियां मिलती हैं। प्रथम श्वेत प्रजाति या काकेसाइड्स, व्हाइट रेसेस। दूसरी पीत प्रजातियां या मंगोलाइड्स, येलो रेसेस। और तीसरी काली प्रजाति या निग्रोइड्स, ब्लैक रेसेस। अब इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षण के आधार पर तीनों में जो स्वरूप है, आइए उस पर एक तुलनात्मक स्वरूप की बात करते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर बात करें तो काकेसाइड्स गौर वर्ण वाले हल्का पीला, लाल, सफ़ेद से लेकर के हल्का भूरा रंग, कहीं कहीं गहरा हो जाता है। मंगोलाइड्स में हल्का पीला से गहरा पीला तथा लाल रंग का सम्मिश्रण, और निग्रोइड्स में भूरे से गहरा तथा कुछ में अत्यंत काला रंग मिलता है। कद के दृष्टिकोण से काकेसाइड्स मध्यम से लंबे, मंगोलाइड्स छोटे, किन्ही में मध्यम, और निग्रोइड्स छोटा तथा किन्हीं लोगों में मध्यम। सिर के आकार की दृष्टि से बात करें तो काकेसाइड्स लंबा, चौड़ा तथा छोटा, परंतु किन्हीं में यह अत्यधिक उठा हुआ होता है। मंगोलाइड्स ऊंचा तथा विशेषकर चौड़ा होता है, और निग्रोइड्स में प्रायः लंबा तथा ऊंचा, किंतु किन्हीं में मध्यम और निम्न भी होता है। चेहरा, नाक, आँखें और बनावट, इस दृष्टिकोण से इनके बनावट जो स्वरूप हैं उनको तीनों ही प्रजातियों में काकेसाइड्स, मंगोलाइड्स और निग्रोइड्स में बांट करके देखा जाता है। काकेसाइड्स की बात करें तो सक्रिय से मध्यम एवं चौड़ा, इस जाति के लोगों का जबड़ा अधिक मुड़ा हुआ नहीं होता। चेहरे के दृष्टिकोण से बाल, सिर के बाल हल्के भूरे से भूरे काले, रचना में कोमल, सीधे से कभी कभी घुंघराले तथा सुनहरे। शरीर पर बाल मध्यम तथा भूरे रंग के हैं। आँखों का रंग हल्के नीले रंग से गहरे भूरे तथा किन्हीं में बादाम सदृश आकृति मिलती है। नाक मध्यम से लंबी और बनावट लंबा कद,
तथा शरीर का ऊपरी भाग सुडौल रचना युक्त रहता है। होठ पतले होते हैं। मंगोलाइड्स पर चर्चा करें तो इनका चेहरा मध्यम तथा गोलाकार, गाल की हड्डियां अत्यधिक उठी हुई, बालों के क्रम में सिर के बालों का रंग काला, भूरा, सीधे तथा मोटे होते हैं। शरीर पर रोए कम पाए जाते हैं। आँखों का रंग भूरे से गहरा भूरा। इनके आंतरिक भाग में आँख पर एक मोड़ होता है जो बादाम की आकृति से अधिक अंश में मुड़ा होता है। नाक की हड्डी मुख्य कर निम्न एवं मध्यम, किंतु नाक की आकृति से अधिक चौड़ी होती है। बनावट की दृष्टि से इनका शरीर बृहद, सुडौल तथा गोल-मटोल होता है, सुदृढ़ लगता है। इनमें मांसपेशियों का विकास अधिक मात्रा में होता है और इनके होठ मध्यम व मोटे होते हैं। निग्रोइड्स की बात करें तो इनका चेहरा मध्यम, लंबा तथा छोटा। इनमें जबड़ा उभरा हुआ तथा दांत बाहर को निकले हुए होते हैं। सिर के बालों का रंग भूरा, त्वचा तथा काला, अधिकतर घने और गुच्छेदार बाल होते हैं। शरीर पर इनके सीधे रोए मिलते हैं। आँखों के क्रम में इनकी आँखों का रंग भूरे से अधिक काला होता है। इनकी आँखों पर क्षैतिजाकार मोड़ मुख्य रूप से मिलते हैं। नाक की हड्डी निम्न तथा नाक के अग्रभाग या नथुने चौड़े होते हैं। इनकी शारीरिक रचना छोटी, मांसपेशियां युक्त तथा शरीर सुडौल आकार का होता है। होठ मोटे होते हैं। उपरोक्त शारीरिक संरचना की विशिष्टताओं के आधार पर उक्त तीनों ही प्रजातियों के प्रमुख लक्षण बताए गए हैं, जिनको आधार मान करके बहुत से विद्वानों ने अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए, जिनमें वर्नियर महोदय का वर्गीकरण है। वर्नियर के बाद में ब्लूमैन-बेक का वर्गीकरण है, कुवियर का वर्गीकरण है, हक्सले का वर्गीकरण है, हैकल का वर्गीकरण है, टोपिनार्ड का वर्गीकरण, डकवर्थ का वर्गीकरण, इलियट स्मिथ का वर्गीकरण, कोबर का वर्गीकरण, रोलैंड डिक्सन का वर्गीकरण आदि अनेकों विद्वानों ने इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों में इनके वितरण स्वरूप को देखते हुए इनकी विशेषताओं को आधार मान करके इनका वर्णन प्रस्तुत किया। इस क्रम में जो प्रमुख रूप से माना जाता है वो है ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। आइए हम उस पर बात करते हैं। ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण सन 1919 में टेलर ने जलवायु चक्र क्लाइमेट साइकिल जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट किया कि आरंभ की 5 मानव प्रजातियां नीग्रो, निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय एवं अल्पाइन मंगोलियन की उत्पत्ति मध्य एशिया में महाहिमयुग ग्रेट आइस एज से पूर्व हुई थी और वहीं से ये जातियां अन्य महाद्वीपों में फैली। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रही। टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर 7 मानव प्रजातियों को बताया। ये हैं निग्रेटो बहुत पतला सर, निग्रो बहुत लंबा सर, ऑस्ट्रेलाइड लंबा सर, भूमध्य सागरीय मध्यम लंबा सर, नार्डिक मध्यम सर, अल्पाइन चौड़ा सर और मंगोलिक या अल्पाइन के बाद का बहुत चौड़ा सर वाला स्वरूप। निग्रेटो प्रजाति का रंग लाल चॉकलेटी से लेकर काला कत्थई तक है। इसका डील डॉल नाटा, होठ काफ़ी मोटे, नाक चौड़ी और चपटी। इनके जबड़े और दांत आगे निकले हुए होते हैं।
जिनमें एक उत्तल कॉन्वेक्स स्वरूपी ढांचा बनता है। इनमें भी अन्य जातियों के रक्त का इतना मिश्रण हो गया है कि इनके सर के असली आकार के विषय में ठीक से नहीं कहा जा सकता। सिर का आकार तार्किक रूप से अवश्य 68 से 77 तक रहा है। निग्रिटो प्रजाति के लोग इस समय श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, लुजोन और न्यू गिनी के पहाड़ी वन प्रदेशों में रहते हैं। इनके बड़े समूह युगांडा, फ्रांसीसी विश्वतरेखा, कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान द्वीप समूह में मिलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में भी इनके कुछ चिन्ह मिलते हैं। निग्रो की बात करें तो निग्रो प्रजाति का सिर अत्यंत लंबा होता है और अनुपात 70 से 72 तक मिलता है। ऊर्ध्वाकार क्रॉस सेक्शन में इनके बाल लंबे और अंडाकार होते हैं, जिससे कि वह घुंघराले बन जाते हैं। इनमें त्वचा का रंग प्रायः भूरे से हल्का लाल, काला और काजल के समान हो जाता है। इनके जबड़े निकले हुए और नाक चपटी और चौड़ी होती है। निग्रो प्रजाति 2 स्थानों पर मिलती है, पुरानी दुनिया के दोनों किनारों पर। इनमें पहली पश्चिमी अफ्रीका में सूडान और गिनी तट पर और दूसरी न्यू गिनी में मिलती है। पूर्व ऐतिहासिक ग्रुप में निग्रो दक्षिणी यूरोप और एशिया में भी रहते थे। भारत में कोल तथा श्रीलंका में वेदा इनके प्रतीक है। ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का सिर लंबा और उभरा हुआ है और कपाल सूचकांक 72 से 74 है। बाल पूर्णतः घुंघराले और त्वचा का रंग गहरे काले से लेकर के कत्थई तथा हल्का पीला बताया है ग्रिफिथ टेलर ने। प्रत्येक बाल ऊर्ध्वकाट लंबा अंडाकार होता है। जबड़े कुछ निकले हुए और नाक साधारण रूप से चौड़ी होती है। मानव प्रजाति के ये प्रकार ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये एक समय सारे ऑस्ट्रेलिया में छाए हुए थे। ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व दक्षिण भारत के वनों में भी इन लोगों के समूह मिलते हैं। ब्राज़ील में डॉन्स और कूटो जातियां भी इसी का प्रतीक है। पूर्वी और मध्य अफ्रीका की बंटू जाति भी इससे समता रखती है। पूर्व ऐतिहासिक युग में ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप में भी पाए जाते थे। वर्तमान में इस प्रजाति का विस्तार भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका के कुछ मध्यवर्ती भाग एवं एशिया के पूर्व द्वीप समूह के कुछ भागों में मिलता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति का सिर लंबा, सूचकांक 74 से 77, नाक अंडाकार, बाल घुंघराले और जबड़े निकले होते हैं। इसकी प्राचीनतम प्रजाति कद में बड़ी, छोटी और हड्डीदार चेहरे की होती थी। आइबेरियन सुडौल शरीर वाली और जैतून एवं तांबे के रंग की होती है। सेमाइट प्रजाति लंबी और सुंदर होती है और उसकी नाक सुदृढ़ होती है। ये प्रजाति सभी बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर मिलती है। यूरोप के पुर्तगीज, अफ्रीका के मिग्नी और ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन सम्मिलित हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका के इरोक्वाइस और दक्षिणी अफ्रीका के तूपी भी इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने इन वितरणों के आधार पर इनका एक विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में उन्होंने बताया, नार्डिक प्रजाति मध्यम लंबाई और चौड़ाई के सिर, अनुपात 78 से 82, लहरदार बाल, चपटा चेहरा और गरुणावत नाक इनकी पहचान। अधिकांश नार्डिक लोगों की चमड़ी हल्के भूरे से गुलाबी रंग की होती है। उत्तरी यूरोपियों का चमड़ा गोरे से गुलाबी होता है। मानव इतिहास के प्रारंभ में प्रजाति यूरोप के भूमध्य सागरीय किनारों तथा एशिया एवं दोनों अमेरिका पर फैली हुई थी। कहा जाता है न्यूजीलैंड और बृहद ऑस्ट्रेलियन सामुदायिक प्रदेशों में, पोलिनेशिया के भाग में भी इनका विस्तार था। केवल अफ्रीका में इनके विस्तार के कटिबंध नहीं मिलते, यद्यपि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के लोगों में इनके कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं।
अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर वाली, कपाल सूचकांक 81 से 85, चेहरे का ढाल तीव्र, नाक साफ तौर से संकीर्ण और बाल सीधे होते हैं, ऊर्ध्व और गोलाकार, रंग भूरे से गोरा। अल्पाइन जाति की पश्चिमी शाखा जिसमें स्लेव, आर्मेनियस, अफगान आदि सम्मिलित हैं, रंग में गोरे होते हैं, परंतु पूर्वी शाखा के लोग अर्थात फिन, मैगियार, मंचूज और सिविक्स कुछ पीलापन लिए होते हैं। मानव इतिहास के प्रारंभ में ये दोनों अमेरिका और एशिया के कुछ भागों में विस्तृत थे। मंगोलियन उत्तरी अल्पाइन या मंगोलियन गोल सिर सूचकांक 85 से 90 के होते हैं। इनके बाल सीधे और चपटे, चेहरा और जबड़ा नतोदर, नाक पतली और सकरी, रंग हल्का पीला या खुमानी के रंग का सा होता है। यह प्रजाति केवल मध्य एशिया के केंद्रीय स्थानों में ही सीमित थी। उसके बाद पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में पूर्वी तट तक फैली। पिछड़े प्रदेशों में यह अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरीय लोगों से मिश्रित हो गई, जिससे एक नई जाति वर्णसंकर रूप में बनी, जो चीन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में पाई जाती है। तो इन्हीं विशिष्टताओं के गुणों के आधार पर अन्य विद्वानों ने भी अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें नेस्तुर्क का वर्गीकरण है और प्रमुख रूप से जो आता है वर्गीकरण वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण माना जाता है। विश्व के मानचित्र पर इनके वितरण के स्वरूप को इंगित करते हुए हमें अभ्यास करना है, जिससे कि हम परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न को अच्छे से वितरण के साथ साथ उनके स्थलों को भी दर्शा सके। तो छात्रों, मानव प्रजाति और उसके वर्गीकरण के आधार और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण यह अपने आप में एक प्रमुख प्रश्न बनता है। आप इसका मानचित्र के साथ अभ्यास करें। धन्यवाद।